नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह और आज मैं आपको फिर हिस्ट्री का लेक्चर 3 पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने आपको फ्रांसीसियों और इंग्लैंड के मध्य संघर्ष के कारण बताए थे और दूसरा जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्लासी के युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और जो हमारा आज तीसरा लेक्चर है उसमें हम क्लाइव के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो क्लाइव की जो भूमिका है ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे ले जाने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो क्लाइव की जो भूमिका है ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उसके बारे में हम अब आपको बताएंगे। सबसे पहले हम उसके परिचय के बारे में बताएंगे कि क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कहाँ से शुरू हुआ था, उसके जो सफ़र था वो कंपनी में उसने कहाँ से शुरू किया था। तो आज हम आपको क्लाइव के परिचय के बारे में बताएंगे और ये हमारा प्रश्न 3 है। ठीक है, तो क्लाइव का परिचय। तो क्लाइव का जो परिचय है वो क्लाइव जो था वो इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में 1725 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसकी जो पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में भर्ती हो गया था। तो क्लर्क के रूप में जब ये भर्ती हो गया था तो इसका उस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यानी रुचि नहीं थी। जो इसकी रुचि थी वो सैनिक जो युद्ध कौशल वगैरह जो था उसमें इसकी रुचि थी। तो इसने जो क्लर्क की नौकरी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी में छोड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गया था। जब ये सैनिक में शुरुआती दिनों में ये एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गया था और उसके बाद 1757 ईस्वी में जब ये सैनिक के रूप में भर्ती हुआ तो 1760 तक ये गवर्नर बन गया था बंगाल का। यानी इसने बहुत कम समय में ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी जगह बना ली थी। तो ये 1757 में एक सैनिक के रूप में हुआ था। 1757 से 1760, यानी 1760 तक ये बंगाल का गवर्नर बन गया था। तो जब गवर्नर ये बन गया तो इसने काफ़ी सारे कार्य किए थे। तो उसी समय 1760 में इसे पुनः इंग्लैंड भेज दिया गया था, क्योंकि इंग्लैंड में जब इसे भेजा गया तो उस समय बंगाल में काफ़ी अव्यवस्था फैल गई, यानी काफ़ी तनाव का माहौल हो गया था और काफ़ी जो बंगाल की जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक जो ढांचा था वो काफ़ी वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी विपरीत हो गई थी। तो इसी वजह से इसे दोबारा फिर बुलाया गया था। तो जो 1760 का जो समय है उसमें ये 1757 से 1760 तक पहले एक बार रहा, उसके बाद इसे फिर दोबारा भी बुलाया जाता है। तो अभी इसके परिचय के बारे में हमने आपको बताया कि ये शुरुआती दिनों में एक क्लर्क था, उसके बाद सैनिक से ये एक ब्रिटिश सेना का सबसे बड़ा सेनापति यानी बंगाल का गवर्नर बन गया था। ठीक है, अब इसे बंगाल का जब ये गवर्नर बन गया था तो इसने कई कार्य किए, यानी शुरुआती दिनों में जब ये गवर्नर बना था तो इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, तो उन कार्यों के बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे। ये उसका जीवन से संबंधित कुछ तथ्य थे। ठीक है, ये उसके जीवन जो बचपन के बारे में मैंने आपको बताया शुरुआती दिनों में, यानी इसका जो बचपन था उसके बारे में बताया और जो इसका पहले का एक जो कार्यकाल था, जिस समय ये शुरुआती दिनों में पहली बार भारत आया था, उस समय इसने कुछ जो कार्य थे वो किए थे भारत में। जो कार्य निम्न प्रकार है। ये तो क्लाइव का परिचय हो गया। ठीक, अब क्लाइव की सफलताएं, उपलब्धियां, योगदान। ठीक है, अब क्लाइव की सफलताएं, उपलब्धियां, योगदान तीनों एक ही चीज़ है। योगदान, उपलब्धियां और सफलता, ये तीनों जो है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, अब इनके बारे में हम बताएं। क्लाइव का प्रथम कार्यकाल। जो क्लाइव का प्रथम कार्यकाल है मैंने आपको बताया था 1757 से 1760 तक इसने क्या बदलाव किए, तो उनके बारे में अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्लाइव का जो प्रथम कार्यकाल था 1757 से 1760। ठीक है, इस समय
जो ये आया था, तो इस समय जब ये आया था तो उस समय प्लासी की जो विजय हुई थी, ठीक है, उसके पश्चात जो बंगाल का जो गवर्नर था वो सेंट डेविड था। तो सेंट डेविड को हटाकर क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस पद पर रहकर उसने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए, यानी कई महत्वपूर्ण जो कार्य जो थे वो किए थे, जिसमें नंबर 1 है बिहार में शौर्य के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। यानी बिहार में जो शौर्य का जो व्यापार था उस पर उसने एकाधिकार किया, ठीक है। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बनाया गया था वहाँ का बंगाल का नवाब। मीर जाफर को जब बनाया गया तो मीर जाफर काफ़ी खुश था, तो उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी खजाना दिया, ठीक है। तो जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इतनी उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई थी, यानी इतनी इच्छाएं बढ़ गई थी कि जो नवाब मीर जाफर था उसका जो कोष था यानी राजकोष वो पूरा खाली हो गया था। इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे उन्हें लुटाते लुटाते, तो जब काफ़ी मीर जाफर जो था वो काफ़ी परेशान हो गया था, ठीक है। तो उसी समय जो मीर जाफर का जो दीवान था यानी जो अधिकारी थे जो उसका महत्वपूर्ण, एक था दीवान दुर्लभ राय, ठीक है। तो जो दीवान दुर्लभ राय था और एक राम नारायण था, तो उन दोनों के मध्य उसकी जो आपस में अनबन सी हो गई थी, ठीक है। तो जो क्लाइव था उसने मध्यस्थता की, ठीक है, और मध्यस्थता उन उन दोनों की मीर जाफर से करवा दी। अब मीर जाफर से जब मध्यस्थता उसने करवाई तो उसके बाद जो क्लाइव था उसने उनसे कुछ धन लिया, ठीक है, कुछ धन लिया, और उसके बाद और जो इलाके थे बिहार में शौर्य के, ठीक है, बिहार में जो शौर्य के कुछ स्थान थे जहाँ से काफ़ी जो सोरा का व्यापार होता था वो भी अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। तो शौर्य के व्यापार पर एक अधिकार, तो जो मीर जाफर था मीर जाफर से ही इन्होंने बिहार पर एकाधिकार स्थापित किया अंग्रेजों ने, क्योंकि मीर जाफर की अपने अधिकारियों से अनबन थी, उसी का इन्होंने फायदा उठाया पूरा और उस पर कब्जा कर लिया। अब शाह आलम की पराजय, ठीक है, यानी इसने 1757 से 1760 तक ही, यानी केवल इन्हीं 3 सालों में इसने इतने महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तो बिहार पर शौर्य का एकाधिकार करना, ठीक है, और जो दूसरा है वो शाह आलम की पराजय। अब शाह आलम कौन था? शाह आलम मुगल सम्राट था, ठीक है, जो शाह आलम था वो मुगल सम्राट था। अब मुगल सम्राट जो है वो जो उसका एक सेनापति था शाह आलम का, तो शाह आलम का जो सेनापति था और एक शुजाउद्दौला था, ठीक है। अब जो शाह आलम है, शाह आलम के जो सेनापति है उससे काफ़ी इनकी अनबन हो गई थी, ठीक है। उसका नाम था, वजीर का नाम था इमाद उल मुल्क, ठीक है। इमाद उल मुल्क से काफ़ी जो व्यवहार था वो इनका खराब हो गया था, तो इसी वजह से ये लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला के पास चले गए, ठीक है। लखनऊ का जो नवाब था वो शुजाउद्दौला था उस समय, ठीक है। और उसी समय जो बंगाल का जो शासक था मीर जाफर वो भी उसी के पास गया था, क्योंकि उसका भी राजकोष खाली हो गया था अंग्रेजों की वजह से, तो वो भी अंग्रेजों से नाराज़ था, तो वो भी मीर जाफर जो था वो भी चला गया था शाह आलम द्वितीय के पास। शाह आलम जो द्वितीय थे वो लखनऊ में थे नवाब शुजाउद्दौला के पास, ठीक है। तो ये तीनों जो नवाब थे तीनों इलाहाबाद में इकट्ठे हुए, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर, ठीक है, मीरन को युद्ध के लिए ललकारा, ठीक है। अब जो मीरन था, मीरन जो था वो बंगाल का था, तो मीरन जो था वो क्लाइव की तरफ से था। अब क्लाइव ने मीरन को अपने पक्ष में करके, ठीक है, इन तीनों जो नवाब थे इनसे युद्ध किया, ठीक है।
और युद्ध करने के पश्चात क्लाइव ने उनकी सहायता की और ये तीनों जीत गए। तीनों जो थे ये हार गए और मेरन जो था वो क्लाइव की तरफ था, तो ये जीत गए। तो जो शाह आलम है, शाह आलम की इसी वजह से पराजय होगी। ठीक है, शाह आलम की पराजय। अब डचों की पराजय। ठीक है, अब डचों की पराजय है। डचों डच जो थे उन्होंने बंगाल में कलकत्ता के निकट चिंसुरा में अपनी एक बस्ती स्थापित कर रखी थी। ठीक है, ये जो चिंसुरा है वो बंगाल में पड़ता है, एक जगह है। ठीक, वहाँ पे डचों ने अपनी एक बस्ती स्थापित कर रखी थी। ठीक, बंगाल तथा बिहार में अंग्रेजों के प्रभाव से ठीक निरंतर वृद्धि देखकर, यानी जो अंग्रेज जो थे ठीक है उनका बिहार में काफ़ी दबदबा हो गया था, सोरे के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसी वजह से अंग्रेजों की जो शक्ति थी बिहार में वो देखकर परेशान होने लगे डच। ठीक है, क्योंकि जो बिहार और झारखंड जो आधुनिक आज के समय में जो बिहार और झारखंड है वो उस समय एक ही था। ठीक है, जिसकी सीमाएं जो झारखंड है उसकी सीमाएं इससे बंगाल से भी लगती हैं। तो इसी वजह से उस समय यहाँ पे जो चिंसुरा नामक जगह थी उस पर डचों का अधिकार था। तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज जो है उनकी शक्ति बढ़ती ही आ रही है और हो सकता है कुछ दिनों में हमारे ऊपर आक्रमण करें और हमारे जो इलाके हैं उन्हें जीत सकें। ठीक है, तो इसी वजह से वो चिंतित हो उठे। जो डच थे वो चिंतित हो उठे थे। ठीक, अब सोरे का जो व्यापार था ठीक उस पर तो उन्होंने बिहार में एकाधिकार कर लिया था। इसी वजह से जो फ्रांसीसी थे उन्हें काफ़ी परेशानी होने लगी। उनका जो व्यापार था सोरे का वो ठप हो गया था। ठीक है, जब उनका जो व्यापार ठप हो गया तो जो फ्रांसीसी अधिकारी थे वो काफ़ी परेशान हो गए। ठीक है, तो इसी वजह से जो अंग्रेज थे और डच इनके बीच युद्ध हुआ। ठीक, तो डचों ने 7 जहाज, 300 यूरोपी तथा 600 जो मलायावासी थे उनको लेकर गंगा में प्रवेश किया। ठीक है, अब जो गंगा है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होके हुए जाती थी। ठीक है, यानी उस समय नेवी जो थी उनके पास भी थी। ठीक है, तो उन्होंने जो आक्रमण किया अंग्रेजों पर, तो उस समय जो क्लाइव था उसने कर्नल जो फोर्ड था उसकी सहायता से विदे नामक स्थान पर डचों को पराजित किया। ठीक है, जो विदे एक जगह है ठीक है वहाँ पर जो कर्नल फोर्ड था ठीक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल फोर्ड ने इन्हें पराजित किया डचों को। ठीक है, तो वहीं से जो डचों की जो पराजय है वो वहीं से इनका जो साम्राज्य वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, डचों का। ठीक है, और जो डच है उसके बाद जो डचों की जो शक्ति है वो काफ़ी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो उनके व्यापार है वो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं अंग्रेज। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों के सामने फिर कोई महाशक्ति जो है वो टिकती नहीं है। ठीक है, डचों की पराजय हो गया, उत्तरी सरकार पर अधिकार। ठीक है, अब उत्तरी सरकार क्या है? जो उत्तरी सरकार जो है वो ये भारत का नक्शा है ये। ठीक है, तो भारत में ये जो इलाका है यहाँ पे ये उड़ीसा है और ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो इलाका है ये वाला यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का ये उत्तरी सरकार का तट है। ठीक है, उत्तरी सरकार का तट कहते हैं इसे। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश है। ये जो इलाका है ये उत्तरी सरकार का तट है। अब ये जो बंदरगाही इलाका है, अब ये बंदरगाही जो इलाके हैं इनसे काफ़ी व्यापार होता था। ठीक है, अब बंदरगाही जो इलाके हैं ठीक है कहाँ से व्यापार होता था? फ्रांसीसी हैं और डच हैं और इंग्लैंड के जो अंग्रेज हैं सभी बंदरगाही इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे सबसे पहले, क्योंकि बंदरगाही जो इलाके हैं उन्हीं से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती है। ठीक, अब उत्तरी सरकार पर अधिकार इन्होंने कैसे किया? ठीक है, उत्तरी सरकार पर इन्होंने अधिकार ऐसे किया क्योंकि जो उत्तरी सरकार का जो इलाका है ठीक
जब हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक, हैदराबाद का एक नया निज़ाम था सलावत जंग, ठीक है। सलावत जंग ने फ्रांसीसियों की सहायता से गद्दी प्राप्त की थी। अब उन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से जब गद्दी प्राप्त कर ली तो उसके बदले में उन्होंने उत्तरी सरकार का जो इलाका था वो फ्रांसीसियों को दे दिया, ठीक है। अब फ्रांसीसियों को दे दिया तो क्लाइव जो था, क्लाइव को परेशानी होने लगी, क्योंकि जो बंदरगाही जो इलाके हैं, ठीक है, उन पर अंग्रेज भी कब्जा करना चाहते थे। और क्लाइव जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी जो भी दुश्मन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उनकी जो शक्ति थी उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहता था क्लाइव, ठीक है। तो क्लाइव ने फ्रांसीसियों के मध्य घेरा डाल दिया, ठीक है। अब फ्रांसीसियों के जब मध्य घेरा डाला तो जो फ्रांसीसी जो सेनापति था काउंट डी लाली, ठीक, उसने अंग्रेजों पर भी आक्रमण किया, ठीक है। अब जो आक्रमण उसने करने के उद्देश्य से वो हैदराबाद से उसने गुस्से को बुला लिया, यानी काउंट डी लाली जो है उसने अंग्रेजों पर अधिकार करने के लिए यानी आक्रमण करने के उद्देश्य से हैदराबाद से गुस्से को बुला लिया, यानी हैदराबाद में एक जो गुस्से था वो फ्रांसीसी अधिकारी था, ठीक है। और काउंट डी जो लाली था वो भी फ्रांसीसी था, ठीक है। तो काउंट डी लाली को, ठीक है, उसे अपनी शक्ति जो थी वो कमज़ोर मालूम हुई तो उसने हैदराबाद से गुस्से को बुला लिया, ठीक। अब गुस्से जो है वो हैदराबाद से जैसे ही हटा, ठीक है, उसी समय क्लाइव ने तुरंत कर्नल फोर्ड जो था उसे भेजकर उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब उत्तरी सरकार पर जैसे ही अधिकार किया तो सलावत जो जंग था, यानी जो फ्रांसीसियों का जो मित्र था सलावत जंग, ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम, तो उसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली, ठीक है। अब उसने जब अंग्रेज़ों से संधि की, ठीक है, तो क्लाइव की जो चतुराई थी, ठीक है, क्लाइव की चतुराई की वजह से ही जो हैदराबाद है वो अंग्रेज़ों की, ठीक है, सत्ता में मिला लिया गया, ठीक है। क्योंकि जो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो फ्रांसीसियों के भरोसे लड़ाई उसने क्लाइव से की, ठीक है। और जो फ्रांसीसी थे काउंट डी लाली, ठीक, वो भी हार गया और जो बुस्से था तो बुस्से भी हार गया, ठीक। तो जो हैदराबाद जो था, हैदराबाद में तो जो फ्रांसीसी अधिकारी था, ठीक है, वो था बुस्से, और जो काउंट डी लाली था, ठीक, वो उत्तरी सरकार में था उस समय, ठीक है, जो उत्तरी सरकार का जो इलाका था वहाँ पे था। तो जो आर्मी अधिकारी थे वो अलग अलग थे, ठीक। तो उसने वहाँ पर बुलाया हैदराबाद से उत्तरी सरकार पर, जब तक वो उत्तरी सरकार आया तब तक हैदराबाद पर क्लाइव ने कर्नल फोर्ड को भेजकर वहाँ कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसी वजह से हैदराबाद पर तो इनका कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्लाइव का पहले, जब पहली बार भारत आया था तो उसने ये महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो किए थे, ठीक है। अब हमारा दूसरा कार्यकाल जो है क्लाइव का उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो दूसरा जो कार्यकाल है क्लाइव का, ठीक है, जो दूसरा क्लाइव का जो कार्यकाल है वो 1765 से 1770 तक है, ठीक, 1765 से 1770 तक दूसरा कार्यकाल था। क्योंकि पहले जो कार्यकाल में जो रहा था क्लाइव, ठीक, उसके बाद वो चला गया था तो बंगाल में काफ़ी अराजकता फैल गई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का समझ में नहीं आया, ठीक है, कि कैसे कंट्रोल किया जाए वहाँ का विद्रोह, और वहाँ कई तरह के अकाल भी पड़ गए थे, काफ़ी बुरा हाल हो गया था बंगाल का। तो उस समय इसी वजह से फिर इसे क्लाइव को फिर बुलाया गया था, ठीक है। तो आकर इसी समय ये दैज शासन लागू करेगा बंगाल पे, आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है। जो अब हम आपको बताएंगे जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने दूसरे अपने कार्यकाल में क्या किया, ठीक है। तो दूसरा जो कार्यकाल है वो 1765 से 1770 ईस्वी तक है, ठीक है।
1765 से 1770, ठीक है। अब 1760 से 1700 यानी 1765 से 70, ठीक है। 65 से जो समय था 60 तक का, ठीक है। अब 1760 के बाद जब ये भारत से जब इंग्लैंड गया क्लाइव, ठीक है, तो उस समय ये बंगाल का गवर्नर था, ठीक है। जब ये बंगाल से छोड़ कर गया था तो 5 साल तक, यानी 60 में गया था और 60 से 65 में ये आया, ठीक है। यानी 5 साल में बंगाल का जो हाल था वो काफ़ी ख़राब हो गया था। जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, वो काफ़ी रिश्वत लेने लगे थे, ठीक है। भ्रष्टाचार जो था वो चरम सीमा पर ब्रिटिश शासन का पहुंच गया था बंगाल पर, ठीक है। तो बंगाल के जो व्यापारी थे उन्हें भी काफ़ी परेशान किया जाता था, ठीक है। उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। तो जो कंपनी का जो रवैया था वो काफ़ी अव्यवहारिक हो गया था, ठीक है। तो इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा इसे बुलाया क्लाइव को, ठीक है। इससे पहले जो 5 साल रहा वो बेंचटी टाइट था, ठीक है। बेंचटी जो टाइट था उसने जो व्यवस्था थी बंगाल की वो संभाल नहीं पाई, ठीक। इसी वजह से क्लाइव को पुनः बुलाया गया 1765 से 1770 तक, ठीक है। अब 1765 से 70, अब जब ये आया तो इसने भी कई सुधार किए। पहले जब आया था तब इसने सुधार किए थे, बिहार पर 16 का एकाधिकार, ठीक है। अब और भी कई सुधार किए। अब जब दूसरी बार आया, ठीक है, तो जब दूसरी बार ये आया तो सबसे पहले जब ये आया तो इसने प्रतिज्ञा पत्र जारी करना शुरू किया। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? अब प्रतिज्ञा पत्र जो है प्रतिज्ञा पत्र जारी करना, ठीक है। तो प्रतिज्ञा पत्र इसलिए जारी किया क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारतीयों से उपहार और सामान कई तरीके के लेते थे उपहार स्वरूप, ठीक है। और रिश्वत भी लेते थे, ठीक है। क्योंकि वो जो बंगाल से जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से भ्रष्टाचार का जो पैसा था वो इंग्लैंड ले जाते थे। तो इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसमें नुकसान होने लगा। तो इसी वजह से इसने क्लाइव ने एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। अब प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र था, ठीक है, जिसमें इन्हें लिख के देना पड़ता था, यानी लिखित में देना पड़ता था कि वह रिश्वत नहीं लेगा, ठीक है। और इसमें सख्त निर्देश भी दिए गए थे, ठीक, कि कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी कार्य करता है, ठीक है, वो भारतीयों से किसी भी प्रकार का कोई उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता है, ठीक है। और नंबर 2 जो है, अब जो नंबर जो 2, पहला तो प्रतिज्ञा पत्र हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा है वो कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक, ठीक है। पहली बात तो ये थी कि यहाँ से रिश्वत नहीं ले जा सकता था या उपहार नहीं ले सकता था भारतीयों से, ठीक है। और अब जो व्यक्तिगत जो व्यापार था उस पर रोक लगाई गई, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार होता था उसी में उन्हीं जहाज़ों में कुछ अपना निजी सामान ले जाकर खरीद कर यहाँ से सस्ते दामों पर और व्यापार करते थे अपना भी, साथ में ईस्ट इंडिया के सामान ले जाकर उसे ऊंचे दामों पर बेचते थे, यानी अपना निजी व्यापार खूब चलता था जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे धीरे धीरे नुकसान होने लगा क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का कम माल ले जाते थे और अपना निजी व्यापार ज़्यादा करते थे। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बुलाया और क्लाइव ने इस पर पाबंदी लगाई, ठीक है, यानी प्रतिज्ञा पत्र जारी किया और नंबर 2 कर्मचारियों के जो व्यक्तिगत व्यापार है उस पर रोक लगाई, ठीक है।
प्रतिज्ञा पत्र जारी करना और अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक। व्यक्तिगत व्यापार पर रोक, ठीक है। अब ये भी हो गया और ये व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी, ठीक है। जो तीसरा जो सुधार था वो सैन्य प्रबंधन में सुधार था, ठीक है। क्योंकि जो सैन्य प्रबंधन था, ठीक है, जो सेना थी वो काफ़ी उस समय कम थी, तो उसने सही ढंग से सुचारू रूप से उसका प्रबंधन किया, ठीक है। कई ऐसी जगहें थीं जहाँ पर उन्होंने सेना को तैनात किया, ठीक है। जैसे एक भाग जो था वो मुंगेर में, दूसरा बकीपुर में, ठीक, तीसरा जो इलाहाबाद में। इस तरीके से 3 जगह पर उसने सेनाओं को इकट्ठा किया, यानी जो सेनाएं हैं, ठीक, उनका प्रबंधन किया, ठीक है। और जो सेनाओं को जो दोहरा भत्ता मिलता था, ठीक है, जैसे कुछ जो अधिकारी थे उन्हें, जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्हें दोहरा भत्ता भी दिया जाता था, ठीक, जिससे जो इंग्लैंड का काफ़ी जो पैसा था वो खर्च होता, तो इसी वजह से उसने जो दोहरा भत्ता था वो भी काट दिया, ठीक है। यानी सिंगल उसे केवल एक ही भत्ता दिया जाता था, यानी डबल भत्ता जो था वो बंद करवा दिया था, ठीक है, ठीक है। दोहरा भत्ता जो था वो बंद। दोहरा भत्ता में शासन प्रबंध। सैन्य प्रबंधन में सुधार, ठीक है। सैन्य प्रबंधन में सुधार मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक, इसका, ठीक है। और जो चौथा कारण है, ठीक, जो चौथा जो कारण है वो चौथा कारण है बंगाल में दैध शासन। यानी बंगाल में दैध शासन जो था वो क्लाइव ने ही लागू किया था, ठीक है। बंगाल में दैध शासन, ठीक है। बंगाल में दैध शासन, दैध शासन, ठीक है। बंगाल में दैध शासन का क्या मतलब होता है? दैध शासन का मतलब होता है कि बंगाल में दो शासन होना, यानी दो शासक होना, दो शासन करने वालों का होना दैध शासन कहलाता है। अब दैध शासन क्या था? दैध शासन था जो राजस्व संबंधी जो अधिकार थे, ठीक है, जो राजस्व संबंधी जो अधिकार थे वो सभी ब्रिटिश जो कंपनी थी उसने रख लिए थे, ठीक है। और जो प्रशासनिक जो अधिकार थे वो वहाँ के नवाब को दे दिए बंगाल के, ठीक है। तो इससे समस्या उत्पन्न हो गई नवाब के पास, क्योंकि जो राजस्व जो संबंधी जो भी पैसे आते थे, ठीक, वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी, और जो प्रशासनिक संबंधी जो ज़रूरतें थी, ठीक है, जो जिम्मेदारी थी वो उनके ऊपर डाल दी गई, नवाबों के ऊपर, ठीक है। अब जब राजस्व इन्हें नहीं मिल रहा था नवाबों को, ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी, ठीक है, तो जो जनता जो थी वो वहाँ के किसान और जनता भड़क गई, ठीक, क्योंकि जो नवाब था वो भी परेशान हो गया, क्योंकि जो राजस्व जो खेती से मिलता था और भी जो राजस्व काश्तकार जो देते थे, यानी जो हमारे बुनकर थे, व्यापारी थे, ये जो वहाँ से जो भी टैक्स मिलता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी। और जो प्रशासनिक जो सुचारू रूप से जो काम चलता था शहर में, जो भी बंगाल में प्रशासनिक जो व्यवस्था देखता था वो नवाब था। अब नवाब का पैसे के अभाव में वहाँ ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, जिसे हमने दैध शासन का नाम दिया। तो यहाँ पे दोहरी व्यवस्था यही थी, जिससे नवाब जो था वो काफ़ी परेशान हो गया था। अब जो दैध शासन में एक स्थिति ये आई कि दैध शासन में जब राजस्व वसूला जाता था तो उस पर बोली लगती थी, ठीक है।
ये काफ़ी विस्तार से मैं आपको दैत्य शासन बता रहा हूँ, क्योंकि जो उसमें बोली लगती थी किसानों की, किसानों के खेतों की, तो उसमें जो साहूकार थे, जो काफ़ी धनवान थे, तो वो खेतों की ऊंची बोली लगाते थे। अब ऊंची बोली जब लगाते थे तो जो गरीब जो किसान थे, जो गरीब जो जमींदार थे, ठीक है, जिनके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, ठीक है, पर्याप्त पैसा नहीं था, ठीक है, तो इसी वजह से उनने तो बोली लगी जो थी वो खरीद नहीं पाया खेत, ठीक है, जो बड़े साहूकार थे उन्होंने वे खेत ले लिए, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किसानों से वसूला, ठीक है, यानी उन्होंने किसानों को खेत देकर उनसे काफ़ी ज़्यादा राजस्व था वो वसूला था, ठीक है, जिससे जो किसान थे उनकी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, ठीक है, यानी जो ऊंची बोली लगाता था उसी को फिर साहूकार खेत दे देते थे, तो जो गरीब जो तबका था, ठीक है, वो तो उनका जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो भी उस समय नष्ट हो गए थे काफ़ी, ठीक है। अब उसी समय जब इनका उद्योग जब नष्ट हो गए थे, कुटीर उद्योग, ठीक, और जो किसान थे उनका भी कोई परेशानी उनकी भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो इसी वजह से फिर इन्होंने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक, तो इसने दैत्य शासन इतना बुरी तरीके से वहाँ शासन किया दैत्य शासन में, जिससे यहाँ पर उस समय काफ़ी अकाल पड़े। बंगाल में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज़्यादा अकाल पड़े तो वो 1765 से 1772 ईस्वी तक जो है वो अकाल पड़े, ठीक है। जब क्लाइव आया है, अभी क्लाइव आया है, तो इसने क्लाइव ने भी बुरी तरीके से बंगाल को लूटा है, यानी यहाँ पर भी और भी यहाँ पे जो किसानों की जो दयनीय स्थिति है वो काफ़ी और भी दयनीय स्थिति बना देता है आकर क्लाइव, ठीक है, 1772 में, ठीक है, 1772 में बारन हेस्टिंग्स आएगा, ठीक, बारन जो हेस्टिंग्स आएगा वही यहाँ से दैत्य शासन की समाप्ति करेगा, ठीक है। तब तक ये जो क्लाइव है ये काफ़ी यहाँ से पैसे लेता है, यानी बंगाल से बहुत ज़्यादा इसने लूटा है, क्योंकि बंगाल जो था उस समय भारत का सबसे समृद्ध राज्य था, क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी था और यहाँ से व्यापार होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जो यहाँ की खेती थी वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी, क्योंकि यहाँ नदियाँ थीं, इस वजह से यहाँ पे कई प्रकार की खेती होती थी, ठीक है। और जो कपड़ों के मामले में तो ये सर्वप्रथम था ही बंगाल, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम आपको जो क्लाइव है, ठीक है, अब हम जो क्लाइव है उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। क्लाइव का मूल्यांकन के बारे में आपको हम बताएंगे। क्लाइव ब्रिटिश शासन के संस्थापक के रूप में, ठीक है, तो हम आपको संस्थापक के रूप में उसने क्या क्या कार्य किए हैं उन्हें बताएंगे, फिर हम जो क्लाइव का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम संस्थापक के रूप में उसने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है, जिससे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, जो नींव थी वो काफ़ी मजबूत कर दी थी, ठीक, उसके बारे में इसका मूल्यांकन भी हम करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको संस्थापक के रूप में उसके जो प्रमुख कार्य हैं, ठीक है। नंबर 1, फ्रांसीसियों को अर्काट युद्ध में हराना, ठीक है। जो फ्रांसीसियों को जो क्लाइव ने अर्काट युद्ध में ही हराया था, ठीक है। जब युद्ध में जब ये हार गए, ठीक है, फ्रांसीसी, ठीक, तो उसी समय से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में दबदबा हो गया। जो फ्रांसीसी जो थे उसी समय से उनकी जो बस्तियां थी वो नष्ट होने लगी थी, क्योंकि वो उनकी शक्ति के सामने फ्रांसीसी टिक नहीं पाए थे इंग्लैंड की शक्ति के सामने, ठीक है। नंबर 2, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का जो युद्ध था उसे, ठीक है, उसे भी सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसके साथ भी छल किया था क्लाइव ने, ठीक है, यानी मीर जाफर के साथ मिलकर उसने छल करके प्लासी के युद्ध को जीता, ठीक है। तो ये जो प्लासी का युद्ध था ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था
भारत के इतिहास में प्लासी का जो युद्ध है, यहीं से वास्तविक जो ब्रिटिश शासन की जो नींव है वो प्लासी के युद्ध से ही इसकी जो नींव है वो मजबूत हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहीं से इन्होंने वास्तविक शासन शुरू इनका भारत में हो गया था। यानी जो शक्ति थी इनकी यहीं से काफ़ी विकसित होने लगी थी, प्लासी के युद्ध से। ठीक है। और जो तीसरा कारण है वो शाह आलम से संधि। अब शाह आलम से जो संधि हुई थी वो बक्सर के युद्ध में हुई थी 1764 में। ठीक है। अब 1764 में जो बक्सर के युद्ध में, ठीक है, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और नवाब लखनऊ का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक जो था वो शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और मीर कासिम था बंगाल का नवाब। ठीक है। मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र के बाद, यानी जब मीर जाफ़र जो था वो इन्हें अंग्रेज़ों को, ठीक है, जो धन था वो देते देते परेशान हो गया था, यानी उसका राजकोष खाली हो गया था। तो इन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर, ठीक है, 2 साल के लिए, लगभग 2 साल मीर कासिम रहा था, जो मीर जाफ़र का ही रिश्तेदार था। मीर कासिम को बैठाया गद्दी पर, लेकिन जो मीर कासिम था, ठीक है, तो वो अंग्रेज़ों के व्यवहार से वो भी काफ़ी परेशान हो गया था। ठीक है। तो इसी वजह से वो मिल गया था शाह आलम द्वितीय मुग़ल शासक से। ठीक है। और जो मुग़ल शासक था वो लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला से के साथ, ये तीनों जो नवाब थे ये मिल गए। ठीक, तीनों ने मिलकर क्लाइव से बक्सर के युद्ध में, ठीक है, लड़ाई छेड़ दी। तो इस युद्ध में जो क्लाइव था उसने जीत हासिल की। बक्सर के युद्ध में ये हार गए थे तीनों के तीनों नवाब। ठीक है। अब यहीं से जो संधि होती हैं, ठीक है, वो इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि से इन्होंने काफ़ी धन लिया। ठीक है। शाह आलम द्वितीय और नवाब जो थे इनसे बहुत ज़्यादा, यहाँ से इस संधि से इन्हें काफ़ी बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय से जो संधि थी उससे भी इन्हें लाभ हुआ। प्लासी का युद्ध, इससे भी इन्हें लाभ हुआ। ठीक है। और जो फ्रांसीसियों की अर्काट युद्ध था इसे जीता था, इससे भी काफ़ी इन्हें लाभ हुआ। तो कहा जा सकता है जहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे अभी तक सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। ठीक है। तो इसी वजह से क्लाइव को एक संस्थापक के रूप में, ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसने बहुत साहसिक कार्य किए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है। अब हम आपको मूल्यांकन के बारे में बताएंगे। ठीक है। जो क्लाइव है उसका मूल्यांकन। ठीक, क्लाइव का मूल्यांकन। अब क्लाइव के मूल्यांकन के बारे में हम आपको बताएंगे। जब क्लाइव आया था 1760 के बाद, ठीक है, जब 1760 में ये गया था, ठीक है, तो 65 से 70 के बीच रहा था जब ये 65 में आया था क्लाइव। ठीक है। तो बंगाल की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो इसने उस समय जो सैन्य प्रबंधन जो था वो भी काफ़ी मजबूत किया था। ठीक है। और जो अधिकारी थे, यानी जो ब्रिटिश सेना के जो अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार किया था भारत में। ठीक है। तो भ्रष्टाचार पर इसने अंकुश लगाया। ठीक है। और जो प्लासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध है, ठीक है, इन सभी में उसने एक महत्वपूर्ण सेनापति के रूप में भूमिका निभाई है, क्योंकि जो क्लाइव है उसने एक योद्धा के रूप में, ठीक है, अपने जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के दुश्मन थे, चाहे डच हों चाहे फ्रांसीसी हों, सभी को उसने हराया। ठीक है। उसने चाहे छल का प्रयोग हो चाहे बल का, ठीक है, जैसे भी हराना बेहतर समझा वैसे ही उसने अपने जो दुश्मन थे उन्हें मात दी। ठीक है। और यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी बनाने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक, यही उसका मूल्यांकन है। ठीक है। क्योंकि उसने और सुधार भी किए। ठीक है। चाहे सैन्य प्रबंधन सुधार हो, ठीक, चाहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाना हो, ठीक, और चाहे युद्ध की बात हो, एक मामूली जो सैनिक था,
ठीक है, और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सबसे बड़ा सेनापति बन गया, बंगाल का गवर्नर बन गया। ठीक है, तो ये एक मामूली बात नहीं हो सकती, क्योंकि एक सैनिक के लिए एक सेनापति बनना काफ़ी उसने, ठीक है, काफ़ी उसकी मेहनत बताती है कि उसने एक साधारण सैनिक से सेनापति वो बना, और उसने भारत में इतने बड़े सुधार किए ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो जो दैत्य शासन है, दैत्य शासन में डीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि दैत्य शासन जो है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, एक ऐसा समय था जिसमें सबसे ज़्यादा जो जो भारत से जो पैसा जो था वो सबसे ज़्यादा विदेशों में गया, क्योंकि इसी समय बंगाल में सबसे ज़्यादा जो अकाल पड़ते हैं वो इसी समय पड़ते हैं, क्योंकि इस समय जब दैत्य शासन लागू हुआ था तो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ठप हो गई थी। ठीक है, अकाल पड़ गए थे, कई लाख लोग मारे गए थे। ठीक, काफ़ी भयंकर अकाल पड़ गया था। तो इन सब में इनका एक प्रशासक के भी रूप में इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, एक सेनापति के भी रूप में, ठीक है, और एक योद्धा के भी रूप में। ठीक है, तो जो क्लाइव है, ठीक है, उसके यहाँ पर, ठीक है, उसने कई रूपों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्लाइव के बारे में। ठीक है, तो क्लाइव के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज हमारा लेक्चर जो था वो तीसरा था। कल फिर आपको एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।